नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोनी। चलिए महत्वपूर्ण खबरों की रुख करेंगे और सवाल सबसे पहले ये लेंगे कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में 26 बनाम 39 की फाइट होने वाली है, क्योंकि दिल्ली में एनडीए की 39 घटक दलों की बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक थी। दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी का एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने स्वागत किया और स्वागत के वक्त प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान आपस में गले मिलते भी नजर आए। उत्तर भारत में बीजेपी वर्तमान समय में मजबूत स्थिति में है और इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटक दलों के नेताओं से बैठक में सुझाव लिए। दूसरी तरफ कल बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक भी हुई थी। दिन में वो विपक्षी दलों की बैठक थी। देखा आप सभी ने किस तरीके से नीतीश कुमार ने तमाम पार्टियों को इकट्ठा किया। ये दूसरी बैठक थी महागठबंधन की, तो एनडीए ने भी देर शाम होते होते अपनी बैठक बुला ली। विपक्षी दलों की इस बैठक में यूपीए की जगह इंडिया नाम दिया गया और इस बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। अब विपक्ष की अगली तीसरी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित की जाएगी, माया नगरी में होगी, क्योंकि जिस तरीके से पहली बैठक हुई थी, फिर दूसरी बैठक और अब तीसरी बैठक मुंबई में, तारीख अभी तक सामने नहीं आ पाई, बहुत जल्द वो सामने आ जाएगी। लेकिन दायरा जो है पार्टी के नेताओं का वो धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। नाम इंडिया दिया है, अभी संयोजक तय नहीं है। तमाम आंदोलन और तमाम जो स्ट्रैटेजी है वो अभी बननी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से बैठकें लगातार हो रही है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि विपक्ष अब पूरे तरीके से एकजुट और पूरी तैयारी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो वही एनडीए ने भी एक बड़ी बैठक बुलाई 39 दलों के साथ। वो तस्वीरें भी हर किसी ने देखी, यानी कि अब 2024 में एनडीए और इंडिया आमने सामने होता नजर आएगा। वही मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे, विभिन्न मुद्दे होंगे, उस पर विचार विमर्श होंगे, इसीलिए बैठक बुलाई गई है। जिस तरीके से देशव्यापी मुद्दे हैं, विचार विमर्श करने के लिए सर्वदलीय ये बैठक है। और आपको ये भी बता दें कि मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले जब भी सत्र बुलाया जाता है, जब भी सत्र होता है, तो वो हंगामेदार ही होता है। और इसे देखते हुए विपक्ष अपनाएगा हमलावर रुख, ये हर कोई अंदाजा लगा रहा है। 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसे लेकर हर कोई तैयारी में जुटा हुआ है, चाहे विपक्ष की बात करे या फिर उसके नए महागठबंधन के नाम इंडिया की बात करे, और फिर दूसरी तरफ एनडीए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक है। तमाम मुद्दे होंगे, विचार विमर्श किया जाएगा और किस तरीके से पुरजोर तरीके से जवाब देना है विपक्ष को, इसको लेकर भी एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। सीमा हैदर को लेकर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते। उत्तर प्रदेश एटीएस ने सीमा हैदर को नोएडा के सेफ हाउस में शिफ्ट किया है। सीमा के साथ उसका एक बेटा और प्रेमी सचिन भी है। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है और जानकार सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। भारतीय सेना के कुछ जवानों को ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। भाई के पाकिस्तानी आर्मी में होने के सवाल पर उसने चुप्पी साधी हुई है। यह जानकारी फिलहाल मिली है कि उसका भाई जो है वो पाकिस्तानी आर्मी में जवान है और जब इस पर सवाल किया गया तब उसने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, यानी कि उसने चुप्पी साधी हुई है। अब सवाल ये है कि सीमा जासूस है या फिर सचिन की प्रेमिका। इस सवाल पर अभी पर्दा है, लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश एटीएस तमाम सवालों के जवाबों के तहत पर्दे खोलती नजर आ रही है। कई सवाल है, अब धीरे धीरे और भी चीजें निकल कर आ रही है, जैसे सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहती थी, पबजी खेलते खेलते उसे सचिन से प्यार हुआ, किस तरीके से वो यहाँ पर काठमांडू से यहाँ तक पहुँच गई, फिर उसके पास 4-5 लगभग मोबाइल्स हैं और उसे इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है। वो उस तरीके से पाकिस्तानी भाषा में बात नहीं करती है जिस तरीके से हर कोई पाकिस्तानी करता हुआ नजर आता है। उसकी हिंदी भी बहुत साफ है। कई ऐसे मसले हैं जिसे लेकर शक के दायरे में सीमा हैदर नजर आ रही है। अब एक बात और निकल कर आ रही है कि सीमा हैदर आई तो है, लेकिन सिंध के हिंदुओं के लिए मुसीबत लेकर आ गई है, क्योंकि जब से सीमा हैदर भारत आ गई हैं, तब से पाकिस्तान के हिंदुओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वहां डाकू और कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को धमका रहे हैं। बीते दिनों काश्मीर में एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया गया। अब तो वहां के मंदिरों पर भी हमले करने लगे हैं डाकू और कट्टरपंथी, सीधा रॉकेट लॉन्चर दाग रहे हैं। ऐसे में सिंध प्रांत में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बढ़ते हमलों के बाद 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया।
हिंदू समुदाय के घरों पर गोलीबारी भी की गई थी। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है और अगर वाकई में ऐसा है तो अंदाजा लगाइए कि वहां पर हिंदू जो है डर के साए में जीने को मजबूर है। उनकी जान को खतरा, और ऐसा नहीं है कि पहली दफा हो रहा है, लेकिन जब से सीमा हैदर भारत आ गई है तो पाकिस्तान और ज्यादा बुखला गया है और इस तरीके की घटनाओं को वो अंजाम देता नजर आ रहा है। चलिए देश की राजधानी की बात कर लेते हैं, दिल्ली की, क्योंकि खतरे के निशान से नीचे पहुंच गई है यमुना। ये थोड़ी सी राहत देने वाली बात है, क्योंकि लगातार स्तर जो है जलस्तर यमुना का बढ़ता जा रहा था। बाढ़ में तब्दील हो चुकी थी दिल्ली, पानी ही पानी नजर आ रहा था। बुधवार सुबह यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा नीचे चला गया है। सुबह 6 बजे की बात करें तो यमुना का जलस्तर 205.25 मीटर दर्ज किया गया, लेकिन अभी भी यमुना से सटे निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कुछ दिन पहले यमुना का जलस्तर 209 मीटर को क्रॉस कर रहा था और एक तरफ दिल्ली वालों को बाढ़ के खतरे से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर ताज नगरी आगरा में मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब मंगलवार को यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंच चुका है। उसके किनारों को वो टच कर रहा है। वो तस्वीरें सामने आई। अब आगरा में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में क्या तस्वीर बनेगी वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये है कि दिल्ली अब थोड़ी सी राहत लेती हुई नजर आ रही है। जो खतरे के निशान से ऊपर यमुना का पानी बढ़ गया था, थोड़ा नीचे हुआ। वहीं तीस्ता से तलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई आज है। सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे जमानत पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को राहत जो दी गई थी उसे बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को इससे लेकर नोटिस भेजा था कि तीस्ता पर 2002 के गोधरा कांड के बाद दंगों में जो आरोप है, निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप है, तमाम ऐसे मुद्दे थे, तमाम ऐसी बातें थी, लेकिन फिलहाल जो सजा बरकरार, फैसला पहले सुनाया जा चुका है, उस सजा को, उस फैसले को बरकरार रखा गया है। ये इस पूरे मामले में अपडेट है। चलिए मानसून अपडेट आप तक पहुंचा दें और राजस्थान की बात सबसे पहले करेंगे, क्योंकि प्रदेश में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। सावन का महीना चल रहा है, इस बार 2 महीने सावन है और कहते हैं कि इंद्रदेव मेहरबान होते हैं सावन के महीने में, लेकिन मानसून भी मेहरबान है। नया सिस्टम बनने से एक बार फिर से इस हफ्ते अच्छी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है और सीजन में अब तक की हम बात करें तो सामान्य से 160% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगले 24 घंटे की बात करें तो भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर और ज्यादा सावधानी बरतनी है, वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल 12 सवाई माधोपुर, झालावाड़ में भारी बारिश का अलर्ट है। वहां के लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा वो जब बाहर निकलें थोड़ा सा ध्यान उनको रखना है, क्योंकि भारी बारिश वहां पर हो सकती है। नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है, क्योंकि हर कोई वाकिफ है जिस तरीके से पहले बारिश हुई है, बिपरजॉय तूफान से कई जिले भी प्रभावित हुए थे। अब उस तरीके की घटनाएं ना हो, क्योंकि गर्मी तो इस बार लग ही नहीं रहा कि गर्मी में गर्मी भी पड़ रही है, रोतपे ने भी नहीं तपाया। तो ऐसे में जब मानसून वापस से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है तो लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर नाराजगी। दरअसल इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया INDIA ये नाम रखा है। गठबंधन के नए नाम पर अब नीतीश कुमार नाराज हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि मोर्चे का नाम इंडिया कैसे हो सकता है। सीताराम येचुरी, डी राजा, देवराजन ने भी तुरंत स्वीकार नहीं किया इस नाम को, लेकिन जगजाहिर तो हो ही चुका है। बैठक में विपक्षी मोर्चे के नाम को लेकर काफी बहस हुई थी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मोर्चे के नाम के बजाय सीटों पर तालमेल की बातचीत की जरूरी है। पहले तो केजरीवाल इसका हिस्सा बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इसी को लेकर असमंजस थी, लेकिन अब वो जब इस पूरे महागठबंधन का हिस्सा बने हैं तो वो अपनी आवाज को भी पुरजोर तरीके से पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जहां नीतीश कुमार और अन्य जो दिग्गज हैं, महागठबंधन के अन्य पार्टियों की जो दिग्गज हैं, उन्होंने इस नाम पर तुरंत सहमति नहीं जताई है। उनका कहना है कि इंडिया नाम कैसे हो सकता है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल मुखर होकर कह रहे हैं कि मोर्चे का नाम कुछ भी हो, इसकी नाम की बजाय आप सीटों पर तालमेल की बातचीत कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। और वाकई में ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पर आगे मतभेद होने की संभावनाएं पूरे तरीके से नजर आ रही है। अब एकजुटता की बात तो हो रही है, लेकिन एकजुट कितने होंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तो नाम पर भी सहमति पूरे तरीके से हो नहीं पाई है। नीतीश कुमार जिन्होंने इस महागठबंधन की शुरुआत की, जब वही सहमत नहीं है तब आने वाले समय में क्या तस्वीर बनती होती है। हालांकि मुंबई में बैठक है तो हो सकता है कि कोई ना कोई तोड़ निकाल लिया जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
जहां एक तरफ अन्य पार्टी इकट्ठी होकर महागठबंधन कर रही है, वहां किसी को भी मायावती नजर नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद को सामने रखा और ये कह दिया है कि मायावती का विपक्षी महागठबंधन पर हमला होता नजर आया और ये कहा कि विपक्षी गठबंधन सत्ता के सपने देख रहा है। बीएसपी की सत्ताधारी और विपक्षी गठबंधन से दूरी है। सत्ता में आने की कोशिश में कांग्रेस है और कांग्रेस सत्ता के लिए गठबंधन कर रही है, ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। यानी कि कांग्रेस को सबसे पहले उन्होंने आड़े हाथ लिया, फिर पूरे विपक्ष को ही घेर लिया। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि बसपा अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। मायावती खुद अकेले ही सीटें बांटने वाली है, कोई गठबंधन नहीं। लेकिन पंजाब, हरियाणा में साथी दलों के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। बसपा पंजाब और हरियाणा में साथी दलों के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी बातें की। चलिए एक अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट सिंगापुर का जापान के पीछे छोड़ दिया है। सिंगापुर ने जापान को पीछे छोड़ दिया। पहले जापान सबसे नंबर 1 पर था, लेकिन अब ताकतवर पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर का है। गत 5 साल से शीर्ष स्थान पर जापान अब तीसरे स्थान पर आ चुका है। सिंगापुर का पासपोर्ट 192 देशों में वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देता है। पावरफुल तो होना है और इसलिए हर कोई कोशिश करता है कि वो वीजा मुक्त जाए अन्य देश में। भारत 5 स्थान सुधार के साथ 80वें स्थान पर पहुंचा। आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि सुधार आ रहा है धीरे धीरे। 5 साल सुधार के साथ भारत 80वें स्थान पर पहुंच चुका है। भारतीय पासपोर्ट वर्तमान में 57 देशों में वीजा मुक्त देता है। अमेरिका 2 स्थान फिसलकर 8वें स्थान पर पहुंच चुका है और ऐसे में जो लुढ़के हैं उन्हें थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है। डेयरी बूथ आवंटन को लेकर एक खबर मिल रही है कि ग्रेटर निगम में आवंटित होने वाली डेयरी बूथ की संख्या में इजाफा हुआ है। ये अच्छी बात है। अब 11 और डेयरी बूथ बढ़ाकर 574 कर दी गई है। सामान्य वर्ग के 8 के अलावा 3 और बढ़ा दिए गए हैं। पहले 563 लोगों के लिए डेयरी बूथ आवंटन के लिए निविदा निकली थी, लेकिन अब अच्छी बात है कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आम लोगों को भी इससे सहूलियत मिलती नजर आएगी। हर और हरि की आराधना का महीना है। दरअसल इस बार 19 साल के बाद 2 श्रावण आए हैं। इससे पहले 19 साल के बाद ये संयोग बना था। मंगला गौरी के व्रत के दिन शुरू हुए इस महीने में कोई त्योहार नहीं आएगा, नए अनुष्ठान और शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे। 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहेगा। अधिक मास का महत्व अन्य महीने से धर्म कर्म के लिए ज्यादा होता है, यानी कि ये 2 महीने अपने आप में बेहद खास हैं। इसके लिए जप तप दान धर्म का पुण्य ज्यादा मिलता है। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो आपको जो पुण्य मिलता है वो उससे ज्यादा मिलता है। तो नए अनुष्ठान और शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे।